अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज तारीख है 12 दिसंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद किए जाने वाले अपने इक़दामात का दिफा नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ को एक साथ सुबकी का सामना करना पड़ा और ये सुबकी उनको जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से समेटनी पड़ी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके बारे में 26वीं तरमीम से पहले ही ये ख्याल और ये खदशा दिखाया गया था और जाहिर किया गया था कि वो इन 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर सीरियसली कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो उठा देंगे और इनकी इंक्वायरी में जाएंगे, तो आज उन्होंने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो कैसे इलेक्शन कमीशन और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के का मौजूदा हुकूमत या ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ एक गठजोड़ चल रहा है, उसके ऊपर क्रिटिकल है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून खास तौर पर नवाज शरीफ के वकील हारिस अजमत को भी टफ टाइम दिया, लेकिन उनके पास जवाब क्या था? जवाब कुछ भी नहीं था। ये मुकदमा है आदिल बाज़ई का। NA 262 क्वेटा 1 हल्का है, जहां से आदिल बाज़ई आज़ाद हैसियत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स अपने इंतखाबी निशान छिन जाने की वजह से आज़ाद डिक्लेयर हो गए थे, तो वहाँ पे जो आदिल बाज़ई थे उन्होंने आज़ाद हैसियत से मुकदमा अपना आज़ाद हैसियत से जो है वो अपना इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने वहाँ पर जीत समेटी। आज उनके वकील, जिन्होंने बाकायदा तौर पर परसों की समाअत के बाद आज अपने दलाइल का आगाज़ किया, तो उन्होंने तमाम तर फैक्ट्स अदालत के सामने रखे। सबसे पहले कमरा अदालत में हारिस अजमत, जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, वो रोनुमा हुए। उन्होंने रोस्टम पर आकर बताया कि इससे पहले के जो आदिल बाज़ई के वकील हैं वो कुछ कहें, इससे पहले के तैमूर असलम अपने दलाइल का आगाज़ करें और इलेक्शन कमीशन आए, मैं आपके सामने चंद चीज़ें रखना चाहता हूँ कि कैसे कैसे इन्होंने फैक्ट्स को दुरुस्त नहीं बताया। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हारिस अजमत साहब, आप इलेक्शन कमीशन के दलाइल को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। वो बैठ गए। उनसे पहले ये भी कहा गया कि आप किसकी तरफ से? उन्होंने बताया मैं मियां नवाज शरीफ की तरफ से हूँ, जो कि मुस्लिम लीग नून के पार्टी हेड हैं। तो उनको कहा गया कि हमने तो आपको नोटिस नहीं किया, मगर बहरहाल उन्होंने कहा कि वो कुछ हकाइक अदालत के सामने रखना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि आप अपनी बारी पर आइएगा। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच है, उसने बुलाया तैमूर असलम को, जो कि आदिल बाज़ई के वकील है, और तैमूर असलम ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने ये बताया कि जो आम इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को हुए, जो इंतखाबात के नताइज थे वो 9 फरवरी से आना शुरू हुए, और वो ये कहते हैं कि आदिल बाज़ई ने अपने हल्के में 20,228 वोट लिए, जबकि उनके बाद जो दूसरे नंबर पर आने वाले नवाब सलमान थे, उन्होंने JUIF से उनका ताल्लुक था, उन्होंने सिर्फ 2810 वोट लिए, यानी हज़ारों का डिफरेंस है। कहाँ 25,000 वोट और कहाँ पर 2800 वोट। तो उन्होंने कहा कि वो सेकंड थे। लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं कि NA 262 है और आदिल बाज़ई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर नोटिफाई किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये नोट भी शामिल किया कि अगर आप किसी जमात में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास 3 दिन का वक्त है और आप शामिल हो जाएं। उसके बाद वो कहते हैं कि 16 फरवरी को उनके नाम का एक बयान हल्फी जमा हुआ, और वो जो बयान हल्फी था उस पर तारीख 16 फरवरी की है, लेकिन आदिल बाज़ई के वकील ये कहते हैं कि वो 19 फरवरी को जमा कराया गया। जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया तो वो कहते हैं कि 13 फरवरी का दिन था, और उसके बाद के 3 दिन अगर हम लगाएं तो 3 दिन खत्म होने के बाद 18 फरवरी आखिरी तारीख बनती थी जिस दिन किसी भी आज़ाद कैंडिडेट को किसी पार्टी में शामिल होना था। तो आदिल बाज़ई के बारे में वो ये कहते हैं कि उन्होंने किसी भी जमात में शामिल होने का अपना एफिडेविट इन 3 दिनों में जमा नहीं कराया था, लेकिन उनकी तरफ से एक और हल्फनामा जमा हो गया जिसमें जो हैंड रिटन था, और हैंड रिटन के वो हैंड राइटिंग आदिल बाज़ई की नहीं थी, उस पर ID कार्ड नंबर आदिल बाज़ई का नहीं था, उस पर दस्तखत आदिल बाज़ई के नहीं थे, लेकिन वो उनकी तरफ से जमा कराया गया झूठे दस्तखत के साथ, झूठा हल्फनामा, जिसमें ये कहा गया कि आदिल बाज़ई, और ये हल्फनामा जमा करवाया गया 19 तारीख को, जबकि उस पर तारीख 16 की शो की गई और इलेक्शन कमीशन ने उसको 18 में नोटिफाई किया, यानी बैक डेट करके नोटिफाई किया, जबकि वो बाद में जमा कराया गया था। और उसमें आदिल बाज़ई को के बारे में ये लिखा गया कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं। तो उसके बाद ये तमाम तर कथा जो है वो आज जब आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम ने अदालत के सामने रखी, तो अदालत ने मुख्तलिफ सवालात किए। उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ ये हुआ, आप मुस्लिम लीग नून में ये इस एफिडेविट के मुताबिक शामिल हो भी गए थे, तो इतने अरसे से आप क्या कर रहे थे? उसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक हैं, उन्होंने कहा कि एफिडेविट के ऊपर स्टैम्प्स का भी मसला है, सिग्नेचर्स का भी मसला है, लेकिन इस सबको एक तरह से फोरेंसिक्स इसके होकर ही बात साबित हो सकती थी, उससे पहले नहीं हो सकती थी। उन्होंने जब मुख्तलिफ सवालात उठाए तो जस्टिस आयशा मलिक ने ये बताया कि जस्टिस आयशा मलिक ने ये सवाल किया कि क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश की? तो आदिल बाज़ई के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों की या किसी पार्टी एफिलिएशन की कोई लिस्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं की, बल्कि उनको इस लिस्ट के बारे पता चला 26वीं तरमीम के बाद। खैर, इस पर जजेस की जानिब से अहम रिमार्क्स आए, बड़े साहब का जिक्र भी आया, वो भी मैं आपको बताती हूँ।
लेकिन तैमूर असलम ने आज अदालत को ये बताया, जब जस्टिस आयशा मलिक ने पहले टफ टाइम दिया तैमूर असलम को भी, जो कि आदिल बाज़ई के वकील थे। उन्होंने कहा कि अगर फरवरी में आपको नोटिफाई कर ही दिया था, तो फरवरी से नवंबर में आके आपको क्यों पता चला कि भई आप मुस्लिम लीग नून के और आप आज़ाद नहीं हैं? आप 6-7 महीने कर क्या रहे थे इस बीच के अरसे में? फिर जस्टिस आयशा मलिक ने ये भी कहा कि जब रिजर्व सीट्स का मामला आया जून में, वो ज़ेरे बहस आया, पार्टी की तमाम पार्टीज़ के मेंबरान का जो है वो काउंट होने लगा। मार्च में गालिबन ये रिजर्व सीट्स का आया था, तो उन्होंने कहा कि क्या आप उस लिस्ट में भी शामिल थे? क्या आपको उसमें मुस्लिम लीग नून की लिस्ट में शो किया गया था? तो उस पे जो तैमूर असलम है, उन्होंने कहा कि उनको मालूम नहीं, क्योंकि कोई लिस्ट तो नशर की नहीं गई थी, कोई लिस्ट पब्लिश ही नहीं हुई। उसके अलावा ये भी तैमूर असलम है, उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को, यानी जब उनको नोटिस किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उनको पता चला 11 नवंबर को कि उनका नाम मुस्लिम लीग नून की लिस्ट में, और ये कैंडिडेट लिस्ट भी कौमी असेंबली की वेबसाइट पे थी, ना कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें 11 नवंबर को पता चला, तो जाहिर है कि बेंच ने हैरानगी का इजहार किया। तीनों जो जज साहिबान है, उन्होंने कहा कि भाई इतना लंबा अरसा है, यानी फरवरी से नवंबर आ गया, बीच में 9-10 महीने का अरसा गुजरा, आपको पता ही नहीं है आप किस जमात में है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई फहरिस्तें दी ही नहीं। खैर, जजेस ने कहा कि हम ये सवालात इलेक्शन कमीशन से करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हुक्काम भी अदालत में मौजूद थे, और आज एक हैरानकुन बात ये थी कि अनूशा रहमान, जो कि सेनेटर है मुस्लिम लीग नून से, उनका ताल्लुक है, वो हैरानकुन तौर पर विदाउट एनी नोटिस कमरा अदालत में मौजूद थी और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम के साथ बातचीत करती और उनको मुख्तलिफ रास्ते दिखाती नजर आई थी। लेकिन उन रास्तों का क्या बना, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जब ये सवाल हुआ कि उनको कैसे नहीं पता था कि ये पीएमएलएन के हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने ओथ लिया था, तो बताया गया कि 29 फरवरी 2024 को इंतखाबात के बाद तमाम मेंबरान पार्लियामेंट ने ओथ लिया था, लेकिन वो किसी पार्टी का ओथ नहीं होता, एज अ मेंबर कौमी असेंबली ओथ होता है। उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा कि क्या आदिल बाज़ई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दिया गया था, तो उनको बताया गया कि बिल्कुल टिकट होल्डर थे, लेकिन जब बाद में, यानी बल्ले के इंतखाबी निशान 13 जनवरी के फैसले के बाद पीटीआई डिसफ्रेंचाइज हो गई एज आ पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर आदिल बाज़ई आज़ाद कैंडिडेट हो गए। उसके बाद जो लॉयर है तैमूर, उन्होंने ये बताया, तैमूर असलम ने, कि पीटीआई के टिकट होल्डर तो ये ज़रूर थे, लेकिन जो पार्टी की लिस्ट थी वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की बजाय पब्लिश की गई, जो वेबसाइट थी कौमी असेंबली की, उस पे। और कौमी असेंबली की वेबसाइट के अंदर जो आदिल बाज़ई हैं, उनको मुस्लिम लीग नून का लिखा गया, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 26वीं तरमीम के बाद हुई, यानी 22 अक्टूबर के बाद पार्टी लिस्ट की गई, जब अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी मनमानी पूरी कर ली मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत ने, उसके बाद फहरिस्तें जारी की गई इंतखाबात के ठीक 10 माह के बाद। तो इस बात पर जजेस ने शदीद हैरानगी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या वाकई 26वीं तरमीम के बाद लिस्टें जो है वो पब्लिश हुई, तो उनको बताया गया कि जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये 26 नवंबर के बाद वेबसाइट पर अपलोड हुई थी, या फिर रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद इनकी जरूरत पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या इनका रिजर्व सीट्स वाली लिस्ट में नाम था, बताया गया कि नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने ये भी कहा कि जो आपके कैंडिडेट हैं, क्या उन्होंने कभी कोई भी बयान हल्फी जमा नहीं करवाया, क्योंकि 2 बयान हल्फी है, एक तो आपने भी कराया। तो उनको बताया गया कि जो आदिल बाज़ई हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला हुआ था, तो उन्होंने बाद में, यानी 20 फरवरी 2024 को अपना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का हल्फनामा जमा करवाया था। तो आयशा मलिक, जो जस्टिस आयशा मलिक है, उन्होंने कहा कि तब भी तो टाइम अप हो चुका था, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप 20 को कराएं। तो उन्होंने कहा कि वो हमारा पार्टी डिसीजन था। खैर, उसके बाद पूछा गया कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई मौजूद नहीं था, बताया गया वो आईनी बेंच में है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज 2 मरतबा ये जिक्र किया आईनी बेंच का करते हुए, और कहा कि हम तो स्लो हैं, हम तो पीछे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को कहे ना एजी ऑफिस से कि वो इस बेंच में भी आ जाया करें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यहाँ कोई ना कोई ऑफिस में से फारिग बैठा होगा, उन्हें बुला लें। उसके बाद जब ये सवाल हुआ कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्यों ज्वाइन कर ली, बताया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस वजह से ज्वाइन की गई। उसके बाद जो एक वकील ने ये कहा कि अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट में दूसरी तरमीम आ गई है और उस तरमीम के बाद में पार्टी बदल नहीं सकता था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा से कोई एक्शन नहीं लिया। जब उनसे पूछा गया कि आप इतना लंबा अरसा खामोश क्यों हो गए, तो उसके बाद आपको याद होगा कि इलेक्शन एक्ट, तरमीमी एक्ट आया था दूसरा, जो कि अगस्त में आया था, और उसके तहत ये कदगन लगा दी गई उसको माजी से इतलाक करके कि कोई भी शख्स दूसरी जमात ज्वाइन नहीं कर सकता। तो उस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उसका इस केस से फिलहाल ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम पार्टी वाबस्तगी देख रहे हैं, जो कि फरवरी में तय हो गई थी। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि जब ये कहा गया कि पिटिशनर ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया इतना अरसा, आपको याद है कि मैंने आपको इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर बड़ी तफसील से बताया,
तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि आदिल बाज़ई ने कभी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, आदिल बाज़ई को तो इतना अरसा फ़र्क ही नहीं पड़ा। और वो 26वीं तरमीम के बाद जब उनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ ने डिक्लेरेशन भेजी कि भाई उनको नहीं होना चाहिए, उन्होंने वोट करना था, 26वीं तरमीम में नहीं किया तो उनको डी सीट किया जाए, तो उसके बाद आदिल बाज़ई को पता चला। तो वहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कैसे लिख सकता है कि एक शख्स ने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, मतलब इलेक्शन कमीशन अपनी जुरिस्डिक्शन, अपना दायरा इख्तियार कहाँ से ड्रॉ करता है। उसके बाद जो वकील थे तैमूर असलम, उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मैंने आज तक किसी भी तरह मुस्लिम लीग नून का किसी भी कानून साजी में साथ नहीं दिया, वज़ीर आज़म के लिए वोट नहीं किया, मनी बिल के लिए वोट नहीं किया, उसके बाद में कभी भी जो हुकूमती बेंचेज़ हैं उनके साथ नहीं बैठा, अपोजिशन बेंचेस में बैठा। अपनी स्पीचेस के दौरान जो मैंने पार्लियामेंट में की उनमें भी मैंने निगेट ही किया हुकूमती तमाम तर एक्टिविटीज़ को और ख़ुद को अपोजिशन ही का मेंबर माना। तो उसके बाद ये जो आर्ग्यूमेंट था ये उनका बिल्ट हुआ कि ठीक है, आप तो शुरू से नहीं थे। फिर ये सवाल ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उन्हीं के वकील से ये सवाल बनता था कि भाई जब एक बंदा आपके साथ शुरू से नहीं था तो आपको भी बाद में आके क्यों पता चला। खैर, ये भी सवाल था कि आज जस्टिस अकील अब्बासी ने ये कहा कि आदिल बाज़ई पूरी थ्रू आउट, यानी जब से असेंबली बनी तब से आखिर तक इनके साथ नहीं रहे, यानी मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं रहे, हुकूमत के साथ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का तो जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम इंक्वायरी तो करनी चाहिए थी। उसके बाद तैमूर असलम वकील हैं आदिल बाज़ई के, उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो शो कॉज था वो किया 22 अक्टूबर 2024 को, यानी 26वीं तरमीम के फ़ौरन बाद एक शो कॉज किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं बल्कि पार्टी की जानिब से। और उस शो कॉज के जवाब में आदिल बाज़ई, जाहिर है कि वो मुस्लिम लीग नून का खुद को मानते ही नहीं है, तो उस शो कॉज के जवाब में उनको बुलाकर पूछा भी नहीं गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर 2024 को जब 30 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के अंदर चला गया एक रेफरेंस, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन ने इनको अपना फैसला सुनाने से एक दिन पहले नोटिस किया, जवाब के लिए इंतज़ार भी नहीं किया, कोई किसी चीज़ की तस्दीक नहीं की और उसके बाद वो चले गए फैसला सुनाने। और 12 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को क्वेटा 1 की उस कौमी असम्बली की सीट से डी सीट कर दिया और उनकी जगह अब तो नए इलेक्शंस की तैयारी भी हो गई। तो खैर, यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इंक्वायरी तो करनी चाहिए थी। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने वो अहम तरीन रिमार्क्स दिए जब उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर एक सवाल तो ये भी उठता है कि इज़्ज़त माब स्पीकर कौमी असम्बली और उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, यानी अयाज सादिक और सिकंदर सुल्तान राजा को सिर्फ फॉरवर्डिंग एजेंसीज नहीं होना चाहिए बल्कि उनको भी किसी चीज़ की तहकीक करनी चाहिए थी, इंक्वायर करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एफिडेविट पे इस शख्स का दस्तखत नहीं है, यानी आदिल बाज़ई का, फिर ये भी नहीं है कि आदिल बाज़ई की राइटिंग भी नहीं मिलती, इंक्वायरी ही नहीं की, कोर्ट ऑर्डर्स को भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो बस ये कहें कि बड़े साहब ने कह दिया, उनको ऑर्डर आ गया है तो अब बस आदिल बाज़ई को डी सीट कर दें, यानी वो मियां नवाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे थे। और आज जस्टिस अकील अब्बासी ज़्यादा एग्रेसिव थे एज़ कम्पेयर टू जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब ये भी तो एक तय हो गया है मामला जुल्फ़िकार भट्टी केस में कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है पोस्ट इलेक्शन मैटर्स को इंक्वायर करने का, बल्कि उसके लिए ट्रिब्यूनल्स के पास जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को रोस्टम पर बुलाया गया, ये तकरीबन 11:15 बजे का वक्त था और इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आपने एफिडेविट देखने की पावर कहाँ से हासिल की। जब एक इंकशाफ आज ये भी हुआ कि आदिल बाज़ई से मुतालिक जो एक सिविल कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें उन्होंने उनका झूठा बयान हल्फी सस्पेंड कर दिया था, और दूसरा एक क्रिमिनल कोर्ट का भी है जिसमें नोटरी और एसएचओ वगैरह को बुलाकर पूछा गया था कि क्या बयान हल्फी सबमिट करवाने से पहले आपकी तस्दीक हुई, तो वहाँ भी बताया गया कि बयान हल्फी झूठा है। तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन से ये सवाल किया कि बताइए कि आपके पास क्या अथॉरिटी है इंक्वायर करने की। तो इलेक्शन कमीशन रिलाई कर रहा था आर्टिकल 63A(5) के ऊपर, जिसके अंदर सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास डी सीट करने का मामला आए तो आप थोड़ी इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद डी सीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल मुख्तलिफ था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस मुख्तलिफ है क्योंकि इस केस में झूठे बयान हल्फी का मामला है, इसमें इंक्वायरी मांगी गई थी और इलेक्शन कमीशन किस इख्तियार के तहत 2 कोर्ट्स के जो ऑर्डर हैं उनको नज़रअंदाज करके उनको ट्रैश बिन में डाल के ये कह रहा है कि उसको इस बारे में नहीं देखना था। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ट्रायल कैसे कर रहा है, क्या आप ट्रायल कोर्ट हैं, क्या आपके पास ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात हैं तो बताएं कि आपके पास कैसे। और उसके बाद ये भी सवाल हुआ कि जो कंफर्मेशन है वो तो आपने करनी ही थी, यानी अगर डी सीट से मुतालिक आपके पास पार्टी हेड का रेफरेंस आ गया था यानी नवाज शरीफ का, वो तो आपने करना था। लेकिन ये भी बताएं कि अगर आपने ये किया है तो आपके पास आदिल बाज़ई को डी सीट करने के लिए जो इंक्वायरी थी इस मामले में, उन्होंने कहा कि झूठे बयान हल्फी का केस है। आपको पता है कि झूठा बयान हल्फी जमा कराना पर्जरी में आता है, खिलाफ वर्जी है कानून की। सख्त अदालत के सामने झूठा हल्फनामा एक
काबिल ताज़ीर जुर्म है, तो हमें बताइए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज और उसके नताइज इतने सख्त होते हैं, तो आपने ये कैसे कर दिया। इलेक्शन कमीशन सिवाय इसके कि हमारे पास इख्तियार है, हम तो डी सीट में कन्फर्मेशन कर सकते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और फिर इलेक्शन कमीशन जब कोई नहीं जवाब दे सका, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि और कोई फैसला और कोई कहानी, कोई कानून जो आपने बताना हो। तो उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वकील को बुलाया, तो वहाँ जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्रिमिनल कोर्ट का मजिस्ट्रेट भी कह रहा है, सिविल कोर्ट भी कह रहा है बयान हल्फी दुरुस्त नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हर मुल्क की अदालत से ऊपर है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये अपनी रविश छोड़नी होगी कि वो मुल्क की किसी अदालत को नहीं मानते और हर अदालत से ऊपर होते हैं। और जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स के बाद नवाज शरीफ के वकील हारिस अजमत आए, तो उनसे सवाल पूछा गया कि 2 हल्फनामे क्यों हैं, मुस्लिम लीग नून का इस पे क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि 2 डिक्लेरेशंस भी हैं। आदिल बाज़ई को पहले जब मियाँ शहबाज शरीफ सदर थे पार्टी के, तो उन्होंने भी उनके खिलाफ शो कॉज किया, और बाद में मियाँ नवाज शरीफ ने भी किया, और फिर मियाँ नवाज शरीफ की डिक्लेरेशन पे उनको डी सीट किया गया। तो हारिस अजमत से भी ये सवाल हुआ कि आपके पास जुरिस्डिक्शंस कहाँ से आई, कहाँ से आप जुरिस्डिक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कर भी सकता है या नहीं। तो हारिस अजमत ने रिलाई किया काजी फरीद ईसा के उस फैसले पर जो उन्होंने आर्टिकल 63A से मुतालिक 26वीं तरमीम से बिल्कुल पहले एक हफ्ते के अंदर दिया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास एडजुडिकेटरी पावर्स हैं, लेकिन इस पर भी जजेस सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कोई फोरेंसिक करवाया कि आदिल बाज़ई के दस्तखत उस बयान हल्फी में दुरुस्त थे जिसमें वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी शो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिल बाज़ई ने अभी तक जो कुछ इसमें किया, क्या जो अब उनकी हैंड राइटिंग गलत है, उनका CNIC गलत है, इससे मुतालिक क्या कोई फोरेंसिक हुआ? जवाब नदारद था। और उसके बाद जब हारिस अजमत से मुसलसल सवाल होते रहे और हारिस अजमत यही कहते रहे कि आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, तो फिर जजेस ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक क्योंकि सख्त सवालात करी थी और वो कह रही थी कि जो इलेक्शन कमीशन है, जस्टिस अकील अब्बासी ने भी ये कहा कि जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि कोई जवाब दें, तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि जो झूठा हल्फनामा है इसके संगीन नताइज होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ओथ कमिश्नर या बाकियों को अगर इलेक्शन कमीशन बुला के कोई फोरेंसिक करता भी, तो भी ये इलेक्शन कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन या दायरा अख्तियार है वो नहीं है। और उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में, यानी आदिल बाज़ई के केस में, तौहीन आमेज़ हद तक अदालतों की जो है वो ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की है। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने आखिर में ये जिक्र किया, जब जस्टिस आयशा मलिक किसी जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो रही थी और वो हारिस अजमत को कही थी कि आप जवाब दें, वो वक्त मांग रहे थे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम तो कुछ स्लो हैं, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक 2 कैप्स पहनती हैं और उनके वो आईनी बेंच का भी हिस्सा है, तो वो सख्त सवालात करिए। मगर बहरहाल जब जवाबात नहीं मिल सके, तो बेंच ने फौरी तौर पर ये ऑर्डर लिखवाया कि डिटेल रीजंस इसकी बाद में दी जाएंगी, मगर फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन का 12 नवंबर 2024 का ऑर्डर है, उसको कल अदम करार दिया जाता है। और यूं आदिल बाज़ई NA 262 में बहाल हो गए। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या आज़ाद कैंडिडेट हो, कम अज़ कम वो मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं। और ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले में मुस्लिम लीग नून ये डिफेंड करने में या अदालत को सेटिस्फाई करने में, इलेक्शन कमीशन अदालत को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहा, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, कि कैसे उन्होंने एक शख्स को झूठे बयान हल्फी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनाया। तो जब इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक कोई भी मुकदमा इस तरह से क्रिटिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है, और जब इलेक्शन कमीशन के गार्डियन एंजल भी अब रिटायर हो गए हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को सख्त आर्ग्यूमेंट्स का सामना, सख्त क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, और उस पर उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।